हमने पहले पार्ट में देखा कि कैसे श्रीनिवास मसूरी घूमने आता है और फिर उसे एक लड़की से दोस्ती हो जाती है और ये दोनों मसूरी साथ साथ एक ही टैक्सी में घूमने निकल जाते हैं और फिर काफी बर्फबारी होने की वजह से वो दोनों होटल में ही रुकने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन उन्हें रूम खाली न होने की वजह से उन्हें एक ही रूम में रात गुजारनी होगी। अब आगे गेस्ट हाउस का वह कमरा खासा बड़ा था, डबल बेड लगा हुआ था। इसे मेरे संस्कार कह लो या अंदर का डर, मैंने मनामी से कहा। ऐसा करते हैं, बेड अलग अलग कर बीच में टेबल लगा लेते हैं। मनामी ने भी अपनी मौन सहमति दे दी। हम दोनों अपने अपने बेड पर बैठे थे। नींद न मेरी आंखों में थी न मनामी की। मनामी के अभी तक के साथ से मेरी उससे बात करने की हिम्मत बढ़ गई थी। अब रहा नहीं जा रहा था। बोल पड़ा, तुम यहां मसूरी क्या करने आई हो? मनामी भी शायद अब तक मुझसे सहज हो गई थी। बोली, मैं दिल्ली में रहती हूं। अच्छा, दिल्ली में कहां? सरोजनी नगर। अरे, व्हाट ए कोइंसिडेंट। मैं आईएनए में रहता हूं। मैंने हाल ही में पढ़ाई कंप्लीट की है। 2 और छोटी बहनें हैं। पापा रहे नहीं, मम्मी के कंधों पर ही हम बहनों का भार है। सोचती थीं जैसे ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी मम्मी का भार कम करने की कोशिश करूंगी, लेकिन लगता है अभी वह वक्त नहीं आया। दिल्ली में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था। उन्होंने सेकंड इंटरव्यू के लिए मुझे मसूरी भेजा है। वैसे तो मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे ठीक नहीं लग रही। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इसमें इतना घबराने या सोचने की क्या बात है? जॉब पसंद नहीं आ रही तो मत करो। तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो जॉब दूसरी जगह मिल ही जाएगी। वैसे मेरी कंपनी में अभी न्यू वैकेंसी निकली है। तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोशिश करूं? सच, मैं अपना सीवी तुम्हें मेल कर दूंगी। शायद वक्त ने हमें मिलाया इसलिए हो कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। श्रीनिवास के मुंह से अचानक निकल गया। मनामी ने एक नजर श्रीकांत की तरफ फेरी, फिर मुस्कुराकर निगाहें झुका लीं। श्रीनिवास का मन हुआ कि ठंड से कपकंपाते हुए मनामी के हाथों को अपने हाथों में ले ले, लेकिन मनामी कुछ गलत न समझ ले, यह सोच रुक गया। फिर कुछ सोचता हुआ कमरे से बाहर चला गया। सर्द भरी रात। बाहर गेस्ट हाउस की छत पर गिरते बर्फ से टपकते पानी की आवाज अभी भी आ रही है। मनामी ठंड से सिहर रही थी कि तभी कॉफी का मग बढ़ाते हुए श्रीनिवास ने कहा, यह लीजिए, थोड़ी गर्म व कड़क कॉफी। तभी दोनों के हाथों का पहला हल्का सा स्पर्श हुआ तो पूरा शरीर सिहर उठा। एक बार फिर दोनों की नजरें टकरा गईं। पूरे सफर के बाद अभी पहली बार पूरी तरह से मनामी की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। कब मैंने मनामी के होंठों पर चुंबन रख दिया पता ही नहीं चला। फिर मौन स्वीकृति से थोड़ी देर में ही दोनों एक दूसरे की आगोश में समा गए। सांसों की गर्माहट से बाहर की ठंड से राहत महसूस होने लगी। इस बीच मैं और मनामी एक दूसरे को पूरी तरह कब समर्पित हो गए पता ही नहीं चला। शरीर की कंपकपाहट अब कम हो चुकी थी। दोनों के शरीर थक चुके थे पर गर्माहट बरकरार थी। रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला। सुबह सुबह जब बाहर पेड़ों पत्तों पर जमी बर्फ छन छन कर गिरने लगी तो ऐसा लगा मानो पूरे जंगल में किसी ने तराना छेड़ दिया हो। इसी तराने की हल्की आवाज से दोनों जागे तो मन में एक अतिरिक्त आनंद और शरीर में नई ऊर्जा आ चुकी थी। मन में न कोई अपराध बोध, न कुछ जानने की चाह। बस एक मौन के साथ फिर मैं और मनामी साथ साथ चल दिए।